बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। कैनोनिकल फॉर्म्स को में रिड्यूस करते करते पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी, जब आपने उनको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके आप मैक्सिमम एक्सरसाइजेज लीजिए, उनको आप सॉल्व करें। इसके अलावा बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, 3-4 बुक्स, वो आप लेने की कोशिश करें। एक आधी बुक तो मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि मैं आपको एज ए सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा सबको, तो वो आप अपने पास रखें। उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि विदाउट प्रैक्टिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप इतना इजी नहीं ले सकते जी। मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने पिछले 11 लेक्चर्स का अगर हम ओवरव्यू करें तो हमने पिछले 2 मेजर टॉपिक्स को हमने कवर किया है या करने की कोशिश की है। द नंबर 1 इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, either they are linear or they are non-linear or they are quasi-linear. We developed some methodologies to solve to get the solution of those first order partial differential equations. And then the second major section which we studied in the last 5 lectures is or 4 or 5 lectures is the reduction of given partial differential equations in the given canonical form. So the review of the last 4 lecture is that we reduced the second order partial differential equations in canonical form, and then we discussed its 3 cases, the major, the 3 major and 1 minor, but the major case is hyperbolic equations, canonical form for hyperbolic equations. Then we did some examples for it, and then we get canonical form for parabolic equations. Of course, जैसे कि मैंने आपको बताया कि I have a habit कि विदाउट एग्जाम्पल्स मैं समझता हूँ कि थ्योरी को अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो दैट्स वाई आई सॉल्व 2-3 एग्जाम्पल्स फॉर ईच class, like hyperbolic equations or parabolic or elliptic equations, and then of course I solved example. And in the last lecture in particularly we discussed the mixed type equations, like they are maybe for hyperbolic parabolic, or maybe parabolic hyperbolic, or maybe hyperbolic elliptic partial differential equations. So because in some regions which we saw in the last lecture that the behavior of the given partial differential equation is maybe elliptic, and for the some regions for in xy plane the behavior of the given partial differential equation is maybe hyperbolic. So we discussed each region by taking the famous Euler-Trichomy equations, in which that is hyperbolic elliptic equation, and in that equation we basically saw that for x is less than 0 we have a different scenario, and for x is greater than 0 we have a different behavior of that given partial differential equation. So we again in the last type we studied the mixed type equations and then examples. So we have a very detailed discussion on all these 4 forms, and we solved examples, and in exercise in the last lecture I gave you exercises as well. Also in your assignments you will see the rest of the exercises, or definitely ये हमने 11th लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट कवर किया है जी ये सारा काम। लास्ट 4 लेक्चर्स 4 और 5 में इसको हमने कवर करने की कोशिश की है, और इससे पहले हमने रिडक्शन ऑफ इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया है जी। सो टुडेज टॉपिक मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि आप अपने फिजिकल सिस्टम को, रियल लाइफ प्रॉब्लम को आप कैसे कन्वर्ट करते हो मैथमेटिकल इक्वेशंस में, द रिलेशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स, मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप कैसे उस रियल लाइफ प्रॉब्लम को
कन्वर्ट करते हो और देन आप उस प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल आर्गूमेंट्स आप उसको सॉल्व करते हो और फिर उसका जो सोल्यूशन आता है उस सोल्यूशन को आप फिर इंटरप्रेट करते हो अगेन रियल लाइफ सिस्टम में जी। तो यानी ये सर्कल है कि आप और ये एप्लीकेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की कि आप मैथमेटिकल मॉडल डिफरेंट काइंड से हो सकते हैं, ठीक है। हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे उन मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं या उनकी एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही हैं। तो मेरी जो आज की आउटलाइन है बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग बताऊँगा, व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल मॉडलिंग, एंड देन आई विल डिस्कस द मेजर 3 स्टेप्स जी, मेजर 6 स्टेप्स कि आप अपनी मैथमेटिकल मॉडलिंग को किस तरह से 6 स्टेप्स में आप डिवाइड करते हो। Actually in practical problems sometimes we ignore some of these steps and but for a very fine mathematical model we have to carry out all these steps. And then in the second section of today's lecture we will discuss the review of some physical laws and then the continuity equation. We model this continuity equation from for a traffic flow जी कि आपकी एक ट्रैफिक फ्लो के लिए हम continuity equation को मॉडल करेंगे जी, रियल लाइफ प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। So mathematical model, what is basically mathematical model? इसकी जो definition है वो ये है कि mathematical model is the process where by the evolution or the state of real life system is expressed by a set of mathematical relations after proper approximations and initialization। यानी आप कोई भी आपका जो रियल लाइफ सिस्टम है उसको आपने मैथमेटिकल रिलेशंस में डिस्क्राइब करना है जी, ठीक है। ऑफ कोर्स विद सम अप्रोक्सीमेशंस और विद सम इनिशियलाइजेशंस के जब आप मैथमेटिकल मॉडल स्टार्ट करते हो तो शुरू में आपके पास जो इनिशियल वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास, उसको हम इनिशियल डेटा भी कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए और फिर आप कुछ अप्रॉक्सीमेट करते हो और इनकी हेल्प से आप अपनी जो रियल लाइफ सिस्टम है उसको कन्वर्ट कर देते हो एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन में जी। So basically in this figure I explain what's going on. बेसिकली हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है आपके पास, कोई रियल वर्ल्ड से हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू कोई आप उसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, कोई इनिशियलाइज करते हैं, कोई आप उसके ऊपर कोई आइडियाज़ लेके आते हैं, उसकी हेल्प से आप एक मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप करते हैं जी, ठीक है। अब विद सम लॉजिकल आर्गूमेंट्स which we studied in from our last 16 years of education कि जैसे आपने अलजेब्राइक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, तो ये लॉजिकल आर्गूमेंट्स आपने डेवलप किए हुए हैं जी कि आप इस मैथमेटिकल सिस्टम को जिस तरह की इक्वेशन होगी उस तरह से आपने एक लॉजिकल आर्गूमेंट आपके पास होगा, आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक मैथमेटिकल कंक्लूजन आएगा। बट ऑफ कोर्स वो मैथमेटिकल कंक्लूजन वो एक्स वाई जी या इस तरह से एक वेरिएबल शेप में आएगा, तो उसको आपने दोबारा इंटरप्रेट करना है जी। इंटरप्रेट करके आपने वापस रियल वर्ल्ड कंक्लूजन की तरफ लेके आना है जी। तो या तो आप डायरेक्ट आ जाओ रियल वर्ल्ड कंक्लूजन से आपके पास विद एक्सपेरिमेंट्स कि आप तजर्बे से सीखें और यहाँ तक पहुँच जाएं, या आप अगर आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहते तो आप रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को आप एक्सप्रेस कर दो मैथमेटिकल सिस्टम में और मैथमेटिकल सिस्टम को सॉल्व करके एक मैथमेटिकल कंक्लूजन ले आओ और देन उस कंक्लूजन को इंटरप्रेट कर दो तो आपके पास रियल वर्ल्ड कंक्लूजन्स आ जाएंगे जी। सो स्टूडेंट्स ये जो बेसिकली थीम है इसमें मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं, एंड क्योंकि आज का लेक्चर आपको लगेगा ये काफ़ी बोरिंग है और इसमें मैथमेटिक्स आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन बेसिकली यही मैथमेटिक्स है, दिस इज़ कॉल्ड अप्लाइड मैथमेटिक्स जी। आप फॉर एग्जांपल रियल वर्ल्ड में हो तो आप बेसिकली ये करते हो कि आप अपने जो रियल वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं आप उनको कोई नेम दो, एक्स वाई जी या डिपेंडेंट वेरिएबल, आप ये देखोगे कि वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट किस के ऊपर है, ठीक है।
और इस तरह से आप आगे चलोगे तो उस जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपस में रिलेशन होता है उसकी हेल्प से, और फिर आपने डेरिवेशन पढ़ी है, इंटीग्रेशन पढ़ी है, आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको देखते हुए आप एक मैथमेटिकल सिस्टम डेवलप कर लोगे जी। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे, मैं आगे आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, तो काफ़ी सारी हम एग्जांपल्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिकवर करें ताकि आपको बेसिक आइडिया जनरेट हो जाए कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कोई इतनी बुरी चीज़ नहीं है जी। तो इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से फिर हम जो मैथमेटिकल सिस्टम आ रहे हैं एक्स वाई जी में या वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और अगर आपके पास डेरिवेटिव्स हों या उससे इंटीग्रल्स हों तो आप बेसिकली उनको फिर विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल आर्गूमेंट्स आप उसको सॉल्व करोगे और मैथमेटिकल कंक्लूजन्स पे लेके आओगे। और इस स्टेप से यहाँ तक आना ये भी अपनी जगह पर एक बड़ी वैल्यू रखता है कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हो अपने रिजल्ट को। ठीक है, यानी आपने बाकी काम तो सही कर लिया, लेकिन अगर आपकी इंटरप्रिटेशन सही ना हुई, आपने उसको सही अंदाज से जज ही ना कर सके कि आपका जो रिजल्ट है वो बेसिकली क्या शो क्या कर रहा है, देन आपका कंक्लूजन जो है वो मे बी द डिफरेंट एज कमिंग फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, सो ऑल दीज 4 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट in mathematical modeling. So as I said before that there are 6 major steps in mathematical modeling, so I will discuss one by one so that we will get the basic idea of the mathematical modeling. In general, the process of mathematical modeling can be divided into 6 steps: objective, background, approximation and idealizations, modeling, मॉडल वैलिडेशन एंड कंपाउंडिंग जी। सो बेसिकली ये 6 स्टेप्स हैं जो आपके किसी भी मैथमेटिकल मॉडल को, अगर आपने इन सब स्टेप्स को ज़हन में रख के काम चला है तो फिर हम इसको अपना जो इससे जो हमारा मैथमेटिकल मॉडल डेवलप होगा वो डेफिनेटली वो एक फाइन मैथमेटिकल मॉडल होगा जी। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन 6 को हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे ताकि बिल्कुल हमारे जहन से हर चीज़ को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज़ बैकग्राउंड, व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेशन एंड आइडियलाइजेशंस जी, मॉडलिंग क्या होती है जी, मैथमेटिकल मॉडलिंग नॉट द अदर वन, देन व्हाट इज़ मॉडल वैलिडेशन एंड व्हाट इज़ कंपाउंडिंग जी। सो ऑब्जेक्टिव जो है वो इन दिस स्टेप द रियल लाइफ सिस्टम टू बी मॉडल्ड इज डिफाइंड जी। ये पहला स्टेप है जी आपका कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम करना क्या चाहते हैं जी अपने इसके साथ, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस अपने मैथमेटिकल मॉडल से हम हासिल क्या करना चाहते हैं, हमारा एम क्या है इस पूरी गेम में। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्ट्रिप द सिस्टम टू इट्स एसेंशियल फीचर्स, यानी बेसिक फीचर्स, सो दैट अ प्रोटोटाइप मॉडल फॉर इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड जी। अब प्रोटोटाइप मॉडल आपके ज़हन में सवाल आ जाएगा, व्हाट इज अ प्रोटोटाइप मॉडल? बेसिकली प्रोटोटाइप मॉडल बेसिक मॉडल होता है, इसको हम अगर पढ़ें तो वो ये है कि ए प्रोटोटाइप मॉडल इज अ मॉडल विच इज नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट प्लानिंग जी। ठीक है, बट इज एन अर्ली अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट जी। यानी प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट की अर्ली अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, आप प्रोटोटाइप मॉडल फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पाकिस्तान की पॉपुलेशन का डेटा अगर आपने उसको उसके ऊपर कोई आपने एनालिसिस करना है फॉर एग्जांपल, तो आप इस्लामाबाद की पॉपुलेशन में कुछ एक स्मॉल डेटे के ऊपर आप बात करोगे तो जो स्मॉल डेटा है वो प्रोटोटाइप मॉडल होगा। ठीक है, उस डेटे की मदद से जो मॉडल बनाओगे स्मॉल डेटे की मदद से उसे प्रोटोटाइप मॉडल कहोगे, फिर उसको हम एक्सपेंड कर देंगे पूरे पाकिस्तान के ऊपर, तो वो फिर कंपाउंडिंग आ जाती है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। So prototype acts as a sample to test the process. एक sample होता है जी to test the whole process. From this sample we learn and try to build a better final product. A prototype acts as a sample to test the process. From this sample we learn and try to build a better final product. So आप देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़ा क्लियर हो गया कि पहले सबसे पहले हमने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है और उसके बाद फिर हमने ट्राई करना है कि एक प्रोटोटाइप मॉडल हम डेवलप कर ले
ऐसा फीचर्स हम तलाश करें कि हमारा एक प्रोटोटाइप मॉडल आ जाए, फिर उस प्रोटोटाइप मॉडल की हेल्प से फिर हम बुल्ड अप बेटर फाइनल प्रोडक्ट जी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप इज बैकग्राउंड। आप जब भी कोई भी मॉडल डिस्कस करोगे तो उसका बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। फॉर एग्जांपल अगर आप हीट इक्वेशन के ऊपर बात करते हो तो जो जो थर्मोडायनामिक्स के जो बेसिक लॉज हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। आप कोई ऐसा मॉडल नहीं बना सकते जो उनके अगेंस्ट हो जी। ठीक है, जैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ, आप वेव थ्योरी में जब आप जाते हो या इस तरह से आप न्यूटन सेकंड लॉ को आप देखते हो तो न्यूटन सेकंड लॉ F = ma, आपका कोई भी मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके इस बेसिक लॉ के अगेंस्ट हो जी। ठीक है, F = ma को वो आपके न्यूटन लॉ को या आपके जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं या कोई भी आप मॉडल लेते हो तो आप के जो बेसिक लॉज हैं उनको वो फॉलो करना चाहिए जी। ठीक है, in this step the pertinent laws and data about the system must be examined. In particular, if no data are available, we must carry out proper experiments to obtain this information. As a result, we should be able to identify the important variables that influence the evaluation of the system and their relationship. दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो लॉज जैसे मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, कि आपका कोई भी मॉडल जो है फिजिकल सिस्टम का वो आपके जो पर्टिकुलर लॉज हैं जो आप उस रेलेवेंट डेवलप्ड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को आप देखते हो तो किरचॉफ लॉज जो हैं वो मस्ट बी कैरीड आउट जी, उनको आपने ओबे करना है। और अगर आप एस्ट्रोनॉमर और आप कोई इस तरह से कोई मॉडल बना रहे हो तो आपको केपलर्स लॉ को जहन में रखना है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, अगर आप मोशन के ऊपर कोई मॉडल कर रहे हो किसी भी चीज़ को तो आपको ऑफ कोर्स न्यूटन्स लॉ को आपको जहन में रखना है। तो इस और हीट वगैरह के लिए आपको थर्मोडायनामिक्स के जो बेसिक लॉज हैं उनको देखना है। और इससे साथ साथ आपके पास कोई डेटा होना चाहिए, बेसिक डेटा कि किस चीज़ को आपने मॉडल करना है। ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव एनी डेटा तो फिर आपको लैब्स में जाना पड़ेगा या आपको रियल लाइफ में अगेन जाना पड़ेगा और अपना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। कि आपको जो अगर डेटा नहीं हो रहा तो आपके पास कोई अच्छी इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, जो आगे हम स्टेप पढ़ेंगे तो वो डेटा आपको लेना होगा। सो इफ़ नो डेटा आर अवेलेबल, ये देखिए मैंने स्पेशलिस्ट लिखा है, इन पर्टिकुलर इफ़ नो डेटा आर अवेलेबल we must carry out proper experiments to obtain this information. As a result, we should be able to identify the important variables that influence the evaluation of the system and their relation. In the third step, approximations and idealization. Even when constructing a prototype model, यानी आप basic prototype model आप construct कर रहे हो, some approximations and idealizations of reality must be made. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियलाइजेशन, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जब आप कोई भी मॉडल डेवलप करने जा रहे हो तो आपके पास इनिशियल डेटा होना बड़ा ज़रूरी है। प्लस आपके पास कोई आप अप्रॉक्सीमेट करोगे अपनी चीज़ों को। इवन आप प्रोटोटाइप मॉडल पे जा रहे हो तो प्रोटोटाइप मॉडल में भी अप्रॉक्सीमेशन एंड आइडियलाइजेशन ऑफ रियलिटी मस्ट बी मेड। दस ऑल मैथमेटिकल मॉडल्स आर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी टू सम एक्सटेंट। These approximations place certain limitations on the validity of the mathematical model and its correlation with the actual behavior of the system. For example, आप अगर ट्रैफिक फ्लो को देख रहे हो तो आप क्या अप्रॉक्सीमेट करोगे? आपके पास एक लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे है ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो आप इसको पूरे को देखना चाह रहे हो, लेकिन आप जब प्रोटोटाइप मॉडल बनाओगे तब आप फिर भी कोई ना कोई लिमिटेशन उसके ऊपर रखोगे। लेट्स से हम जो हमारा जो मॉडल है उस हम चेक करना चाहते हैं पीरवधाई से, लेट्स से दिस इज द इनिशियल पॉइंट इज पीरवधाई, हम कहेंगे उसको मोटरवे पे जो ही आप इंटर हो से चक्री पॉइंट तक कितनी गाड़ियाँ जाती हैं जी। ठीक है, तो आप लिमिट लगा रहे हो उसके ऊपर।
और फिर आप उसके ऊपर फिर आप कुछ ऐसा कर दो डेटा, उसमें हम ये अज्यूम कर लेंगे लेट्स से देयर इज़ नो एक्सीडेंट देयर, कोई एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो रहा तो वो पूरा एक फ्लो ऑफ द ट्रैफिक जो है वो आपका प्रॉब्लम कर देगा। तो क्योंकि एक्सीडेंट्स आर एक्सेप्शनल केसेस, खुदा न खास्ता, तो फिर हम उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को आगे हम एक एग्जांपल में भी करेंगे कि बेसिकली हम अप्रॉक्सीमेशन से क्या मुराद लेते हैं, ठीक है, और आइडियलाइजेशन से कि हम कुछ ना कुछ लिमिटेशंस उस मॉडल के ऊपर हम ज़रूर डालेंगे जी। ठीक है, और अब फाइनल स्टेप जी, मॉडलिंग। एट दिस स्टेज द मैथमेटिकल रिलेशंस that govern the behavior of the system are derived. At this stage, the mathematical relations that govern the behavior of the system are derived. So, जैसे इंतहाई सिंपल है, इस स्टेज पे हम सिर्फ अपना जो रिलेशन है उनको डिराइव करेंगे और देखेंगे वो क्या इक्वेशंस बनती हैं। अब इसके साथ ही हमारे पास जो मॉडल है उस बहुत सारी टाइप्स का मॉडल आ जाएगा। तो हम बेसिकली जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो है ये 4 टाइप्स जी, लीनियर या नॉन लीनियर मॉडल जी, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जी, और स्टोकेस्टिक्स मॉडल, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक जी। तो ये 4 मेजर टाइप्स होती हैं मॉडल की, यानी कि इनमें से मॉडल कोई ना कोई को फॉलो कर रहा होता है कि या वो लीनियर होता है या वो नॉन लीनियर होता है, या वो डिस्क्रीट होता है या कंटिन्यूस होता है। यानी अब वो कंटिन्यूस लीनियर मॉडल हो सकता है, यानी इन 4 में से वो एक को कंपल्सरी तौर पे वो लेगा, सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली आपका जो मॉडल है वो एट वन टाइम पे इन 4 में से ये यानी मैंने लिखा है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, तो इनमें से 1, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस इनमें से 1, और डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस प्रोबेबिलिस्टिक, और या स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। तो कोई ना कोई एक टाइप को वो जरूर फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर मॉडल जी। Mathematical models are usually composed by variables. Of course, मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो ही रियल वर्ल्ड से आप मैथमेटिकल फार्मूलेशन में आते हो तो आप रियल वर्ल्ड के जो पैरामीटर्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं आप उनको कोई ना कोई नाम दे देते हो। ठीक है, विच आर एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ क्वांटिटीज ऑफ इंटरेस्ट इन द डिस्क्राइब्ड सिस्टम। ऑफ कोर्स कोई भी जो क्वांटिटी है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं, लेट्स से एक्स वाई जेड पॉपुलेशन इन पंजाब, लेट्स से एच पॉपुलेशन इन पॉपुलेशन मॉडल हम बात करें अब होल इन पाकिस्तान, तो फीमेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू वाई, मेल पॉपुलेशन इज इक्वल टू जेड, लाइक दिस द चिल्ड्रन बिफोर 18 ईयर्स उनको हम कोई नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम जो भी हमारी इंटरेस्ट होगा हम उनको डिफरेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे पॉपुलेशन मॉडल लिया मैंने, या ट्रैफिक फ्लो के ऊपर हम बात करेंगे तो कार्स को हम उस स्पीड को एक नाम दे देंगे, उसकी डेंसिटी, कार की लेंथ कितनी है, इन हर इस चीज़ को हम जहन में रखेंगे। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स दैट एक्ट ऑन द वेरिएबल्स, ठीक है, विच कैन बी अलजेब्राइक ऑपरेटर्स। जब आप सिस्टम को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करोगे तो ऑपरेटर्स दैट एक्ट ऑन द, तो आपके पास कुछ ऑपरेटर्स भी होंगे जो उन ऑपरेटर्स को, जैसे आप जब आप वेलोसिटी की बात करते हो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप तो वेलोसिटी क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से h, इसको हम कह देते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी dh/dt, तो d/dt आपके पास एक ऑपरेटर आ गया, तो ऑपरेटर भी तो इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो जब ऑपरेटर भी इन्वॉल्व हो गया तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हो सकते हैं, कभी वो अलजेब्राइक ऑपरेटर होंगे, फंक्शंस हो सकते हैं डिफरेंट, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हो सकते हैं एटसेट्रा। तो इफ ऑल द ऑपरेटर्स इन अ मैथमेटिकल मॉडल एग्जिबिट लिनियरिटी, और लिनियरिटी तो हमने पहले लेक्चर से हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि है क्या लिनियरिटी। अगर वो जो ऑपरेटर्स हैं वो लीनियर हैं, then the mathematical model is defined as linear,
अदरवाइज आवर मैथमेटिकल मॉडल इज नॉन लीनियर जी। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी ऑपरेटर कैसे यूज हो रहे हैं उसमें। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, ऑर्डर ऑफ आप एक्सेलरेशन देखना चाहें तो डबल डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो दिस इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर मॉडल जी। सेकंड इज discrete versus continuous, and a discrete model does not take into account the function of a time and usually uses time advanced methods, while a continuous model does. Like discrete model में आप कभी भी टाइम को जो है ना जी वो यानी कि discrete जैसे आप उसको एक नाम से ज़ाहिर है आप जब भी आप मॉडल आप डिफाइन करोगे तो आप अगर आप उसको टाइम के ऊपर देखोगे तो अगर जो आपका मॉडल है वो कंटिन्यूसली डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर, ठीक है, तो वो एक कंटिन्यूस मॉडल हो जाएगा। व्हाइल अ कंटिन्यूस मॉडल डज, कंटिन्यूस मॉडल टिपिकली आर रिप्रेजेंटेड विद एफ ऑफ टी, यानी वो टाइम का फंक्शन बना देंगे, ठीक है, एंड द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड ओवर कंटिन्यूस टाइम इंटरवल्स। So these are discrete versus continuous model जी। Similarly, discrete versus probabilistic model, deterministic versus probabilistic model जी। A deterministic model is one in which every set of variable states is uniquely determined by parameters in the model and by sets of previous states of these variables जी। Therefore, deterministic models perform the same way for a given set of initial conditions। यानी आप अपनी कोई भी क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट है आप उसको डिफाइन करोगे, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज समथिंग z, और वो आपके जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनको वो जस्टिफाई कर रही होंगी। So therefore deterministic model perform conversely in a statistics model randomness is present जी, आप randomly बात करोगे, ठीक है, and variable states are not destroyed by unique values but rather by probability distribution जी। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आज हम जो भी काम करेंगे उसमें हम probabilistic approach को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम मेजरली हम deterministic अप्रोच को ही यूज़ करेंगे जी, ठीक है, जिसमें हम अपनी जो इंटरेस्ट वैल्यूज़ हैं, जो अपने क्वांटिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट है, हम उनको वेल डिफाइन करके हम आगे चलेंगे जी, ठीक है, हम रैंडमली कोई काम नहीं करेंगे जी। एंड द लास्ट टाइप इज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, यानी अ स्टैटिक मॉडल डज नॉट अकाउंट फॉर द एलिमेंट ऑफ टाइम, यानी वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाता है जी, उसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं हो जाता। जब डायनामिक मॉडल का टाइम के साथ एक रिलेशन होगा। डायनामिक मॉडल्स टिपिकली आर रिप्रेजेंटेड विद डिफरेंस इक्वेशंस और डिफरेंशियल इक्वेशंस जी, ठीक है, जैसे जो डायनामिक मॉडल्स होते हैं वो आपको या तो डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हम करेंगे या हम डिफरेंशियल इक्वेशन से साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि हम डायनामिक मॉडल्स की ज़्यादा डिस्कस करेंगे जी। अब बेसिकली जो स्टेप आया हमारे पास वो है मॉडल वैलिडेशन। Model validations that methods must be devised to solve the model equations and compare their predictions with the actual data about the system जी। यहाँ पे हम मॉडल को वैलिडेट करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशंस आई हैं, मॉडल इक्वेशंस, आप उनके जो सॉल्यूशंस आए या जो भी है वो कंपेयर होने चाहिए, इंटरप्रेट, यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो इंटरप्रेट होना चाहिए कि आप जो इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल डेटा था हमारे पास उसको जस्टिफाई करे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उसको वैलिडेट ना करेगी, ठीक है। इफ लार्ज अनअकाउंटेबल डेविएशंस between the model prediction and data are detected, the model must be re-examined and modified accordingly. For example, अगर हमारे पास initial data ये है कि let's say हम किस पॉपुलेशन मॉडल ले लेते हैं, अगर पॉपुलेशन मॉडल में हमारे पास जो इनिशियल डेटा है वो ये है कि फॉर इस्लामाबाद
या फॉर वन सेक्टर ऑफ इस्लामाबाद और फॉर वन सेक्टर ऑफ लाहौर और वन सेक्टर ऑफ कराची, कोई भी हम लेते हैं जो जिसको प्रोटोटाइप मॉडल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम फीमेल और मेल की अगर हम बात करें तो हम प्रेडिक्ट करते हैं जो मेल डेटा है हमारे पास, मेल वो 50 है, 52 है और फीमेल 48 है लेट्स से। तो जो फाइनल मॉडल हमारे पास आता है जिस उससे जो सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास, वो अगर हमें ये बता रहा है कि मेल 97 है उस जगह पर, या और फीमेल टोटली 3 है या 397 फीमेल है, और तो यानी इतनी बड़ी डेविएशन नहीं हो सकती। डेविएशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो दिस मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग, मॉडल वैलिडेट नहीं हो रहा। अब मेरा पॉइंट समझे जी आप? यानी जो इनिशियल डेटा था आपके पास, जो पहले से आपके पास मौजूद है, आपने उसको देखा कि हमारे पास जैसे मैंने पॉपुलेशन की एग्जांपल दी कि 58 और 52 और 48 की रेशियो है इन आइदर सेंस, और जो मॉडल हमें बता रहा है वो लेट्स से हमें बता रहा है 80-20 की, तो वो गलत है। ओके, तो उसको दोबारा मॉडल को एग्जामिन करेंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे दूसरे लफ्जों में, ठीक है। तो मॉडल वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर मैथमेटिकल मॉडलिंग जी। इन द लास्ट स्टेप इन द मैथमेटिकल मॉडलिंग इज कंपाउंडिंग, ठीक है। जैसे आपके पास प्रोटोटाइप मॉडल है, तो उस प्रोटोटाइप मॉडल को, अभी तक हमने सिर्फ प्रोटोटाइप मॉडल किया है, तो उस प्रोटोटाइप मॉडल को हम मॉडिफाई करेंगे टू टेक इनटू अकाउंट सम एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम that were neglected earlier in order to simplify the modeling process। जैसे मैंने ट्रैफिक फ्लो की बात की थी जब मैं प्रोटोटाइप मॉडल की बात कर रहा था, लिमिटेशंस लगाई थी कि एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो अब वो उसको भी काउंट में ले आएंगे, ठीक है। उसको भी हम ले आएंगे कि अच्छा एक्सीडेंट होते हैं तो क्या होता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। या इस तरह से आपके पास अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो ट्रैफिक फ्लो की है ये वो इन 1 डायमेंशन होती है, आप उसकी मदद से 3 डायमेंशन में फ्लूइड फ्लो की कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हो, तो ये इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। यानी आपके पास एक प्रोटोटाइप मॉडल है, उस प्रोटोटाइप मॉडल की मदद से आप एक और मॉडल जो उससे ज़्यादा बड़ा है, उससे ज़्यादा उसमें वेरिएबल्स हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं, उसको आप डेवलप करना चाहते हो, तो वो जो उस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो सेकंड स्टेप होता है बैकग्राउंड, इसमें पर्टिकुलर लॉज को लाजमी, जो फिजिकल लॉज है उनको हम लाजमी एग्जामिन करते हैं। कोई भी मैथमेटिकल मॉडल होगा तो उसको ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने जो फिजिकल लॉज है, आपने कोई ऐसी मॉडल बना दिया जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसे वेरीफाई ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि हाँ हो सकता है क्योंकि साइंस में तब्दीली होती है नो डाउट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर ऐसा होता है तो फिर देन अगर आप कर लो तो आप नोबेल प्राइज के हकदार हो गए। सो रिव्यू ऑफ फिजिकल लॉज, व्हाट इज द रिव्यू ऑफ फिजिकल लॉज, हम बेसिकली यहाँ पे इन रिव्यू ऑफ फिजिकल लॉ वी बेसिकली डिस्कस द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जस्ट एक रिवीजन आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये आपको पता है सारी बातें। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि ऑब्जेक्ट्स मास इज एम और एक्सेलरेशन है उसे ए कहते हैं, तो उसकी जो फोर्स अप्लाइड फोर्स हो रही है वो एफ इज इक्वल एम ए हो रही। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये 3 लॉज, अगर आप मोशन के ऊपर बात कर रहे हो, कोई ऐसा मॉडल जो मोशन से रिलेटेड है तो उसको इन तीनों को ओबे करना होगा जी, ठीक है। अब एक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जब मैथमेटिकल मॉडलिंग में जब हम स्पेशली जब हम हीट इक्वेशन या जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन या इस तरह से हम इक्वेशन डेवलप करते हैं तो हमें तो फ्लक्स होता क्या है जी कि उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि कंसिडर ए फ्लो ऑफ ए सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी सच एज मास, एनर्जी, हीट etc. then the flux, let's say q of ht of this flow is defined as a vector in the direction of the flow at h in time t whose length is given by the amount of the quantity crossing a unit
area normal to the flow in unit time. That is, Q of HT is equal to quantity passing through delta S. Delta S is your surface area in time t delta t. Our delta S delta t will delta S approaches to 0 and delta t approaches to 0. So basically flux आपको क्या बता रहा है, will delta S is ये यहाँ पे, so flux आपको ये कह रहा है कि आपने देखना है कि वहाँ से जो flow pass कर रहा है, let's say the flux of this flow is defined as a vector in the direction of the flow whose length is given by the amount of quantity, जैसे डेल्टा एस उसकी क्रॉसिंग एट यूनिट नॉर्मल एरिया टू द फ्लो इन द यूनिट टाइम जी. सो दिस इज योर फ्लक्स. सो दैट्स द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ सरफेस क्वांटिटी पासिंग थ्रू ए सरफेस डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी इज गिवन बाय द क्वांटिटी जो होगी वो फ्लक्स इनटू डेल्टा एस इनटू डेल्टा टी जी. ये आपके पास जो क्वांटिटी ऑब्जर्व करोगे एट सर्टेन टाइम में एट सर्टेन एरिया से कितनी क्वांटिटी पास कर रही है जी. ठीक है, तो उसको आप क्यू ऑफ एच टी से मल्टीप्लाई कर रही है. बेसिक आपकी एफ एस सी बी एस सी बेसिक आपकी फिजिक्स के लॉज हैं जो मैं यहाँ पे रिपीट करूँ, लेकिन आपको देखना पड़ेगा. इसी तरह फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जी. हीट इज transported by diffusion in the direction opposite to the temperature gradient and at a rate proportional to it. Thus the heat flux. Up now, the idea of the heat flux Q of Hc is related to the temperature gradient by Q of Hy is equal to minus K gradient of U of Ht is equal to, और अगर U मेरे पास H के ऊपर डिपेंड कर रहा है और H जो है बेसिकली यहाँ पे मुझे H को कैपिटल या बोल्ड करना चाहिए था. H आपकी उस पॉइंट को बता रहा है कि X Y Z उस प्लेन के ऊपर वो आपका वेरिएबल है वहाँ पर. तो जब आप ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर लो रहे तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन यू विद डिपेंडेंट ऑन एक्स वाई एंड जी, partial u by partial x, partial u by partial y and partial u by partial z. Here must be a comma, and where u of x y z t is the temperature at x y z at time t and k is the thermal conductivity of the material. So this is the Fourier law of heat conduction. इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ जब हम मॉडल करेंगे जी. Similarly, principle of heat energy conservation, the total amount of energy in an isolated system remains constant over time जी. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है जी, वो न कम होती है न ज़्यादा होती है जी. ठीक है, ओवर सम सर्टेन टाइम जी. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. सिमिलरली किरचॉफ लॉज, जब आप ऐसा मॉडल डिस्कस करोगे जिसमें आप करंट यूज़ कर रहे हो, तो उस ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिस तरह के दो एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे. तो that's why I am writing this kind of thing. At any junction in a circuit, the sum of the currents arriving at the junction is equal to the sum of the currents leaving junction. ठीक है, ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ. आपको अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप अपनी FSC या BSc टू बेसिक बुक से वहाँ से आप इनको देख सकते हो. किरचॉफ सेकंड लॉ जी, the algebraic sum of the changes in potential around any closed path of a circuit must be zero जी. So ये आपके पास बेसिक कुछ लॉस थे. और सिर्फ यही नहीं है, ये मैंने इसलिए लिखे कि आगे मैं इनको यूज करने जा रहा हूँ. ठीक है, दैट्स व्हाई आई रोट हियर जी. अदरवाइज जैसा जैसा मॉडल होगा हम उसके रेफरेंस से हम उसके जो लॉज हैं वो देखेंगे जी. ठीक है, तो काइंडली ये ना समझ लीजिएगा कि सिर्फ यही फिजिकल लॉज यूज होते हैं आपकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में. आई रिपीट, I wrote only these laws only because I am going to use them in some next examples. So it is not necessary that your every model must obey all these things. There are some different laws as well, so they can obey those laws according to the situation. Okay, so the continuity equation as a model problem, we will discuss the continuity equation in one dimension. ठीक है, और कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे. उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो है हम डिराइव ए मॉडल इक्वेशन फॉर द ट्रैफिक फ्लो. हमें ट्रैफिक फ्लो के लिए एक मॉडल डिराइव करना चाहते हैं ऑन ए हाईवे विदाउट एग्जिस्ट
एग्जिस्ट एंड विद वन इंटरेस्ट एंड वन लैंड जी, ठीक है। उसमें एग्जिट कोई नहीं है जी, और वन इंटरेस्ट है और उसकी लाइन भी वन है जी, ठीक है। यानी वो 3 लाइन हाईवे नहीं है, ओनली 1 लाइन हाईवे है। और उसमें फिर आप ये देखो कि जो लिमिटेशन या उसमें जो आपके पास फौरन इमेज आता है जहन में, वो ये है कि वो क्रॉसिंग भी नहीं कर सकते जी एक दूसरे को, वो एक ही लाइन जो है तो वो साथ रहेंगे जी, ठीक है। तो इससे जो डिस्कशन है वो हम करेंगे कि या इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड या डिस्कशन, वन पॉसिबल अप्रोच टू मॉडल द ट्रैफिक फ्लो is to describe each car as a finite element on the highway and then write a discrete model which describes the motion of such cars. तो ये है कि आप हर कार को काउंट करते रहेंगे और उसकी आप describe each car as a finite element on the highway and then write a discrete model which describes the motion of each such car. लेकिन अगर आपके पास let's say 500 cars आती हैं, 10,000 cars आती हैं, तो ये मॉडल जस्टिफाई नहीं हो रहा है। However, if there are many cars on the highway, this approach is not practical and it is better to construct a continuous model which treats those cars as smeared out quantities जी, ठीक है। तो आपको बेटर ये है कि आप कंटिन्यूस मॉडल हम लेंगे, बिकॉज डिस्क्रीट मॉडल में आप हर कार को कैसे एग्जामिन करेंगे इफ यू हैव 10,000 कार्स। सो अप्रॉक्सीमेशंस एंड आइडियलाइजेशंस, सबसे पहले तो हम ये करते हैं अप्रॉक्सीमेशन के या आइडियलाइजेशन के, वी अज्यूम दैट द हाईवे इज इनफिनिट जी, ठीक है। वी डिफाइन द कार डेंसिटी रो ऑफ HT as रो ऑफ HT is defined in this way, number of cars on the interval, let's say आपका point H और फिर उसमें कुछ after some time उसमें चेंज आ जाती है। लेट्स से आप एक्स को हम अगर मोटरवे इंटरेस्ट पॉइंट कहते हैं और इसको मैं चिटरी पॉइंट कह देता हूँ, मैं जैसे एक मिसाल ले रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। तो आप नंबर ऑफ कार्स इस एक इंटरवल में आप देखोगे कि टाइम टी में कितनी नंबर ऑफ कार्स होती हैं। तो ये बेसिकली डेंसिटी आपको और डिवाइडेड बाई डेल्टा एच जी। वेल डेल्टा ऑफ एच मस्ट बी लार्ज कंपेयर टू ए कार लेंथ जी। ऑफ कोर्स डेल्टा एच जो है, अदरवाइज अगर वो डेल्टा एच लेस देन दी कार हो जाएगा तो आप कैसे उसको इमेजिन करोगे, ठीक है। अदरवाइज रो ऑफ एच इज इक्वल टू 1 इफ देयर इज अ कार एट एच इन टाइम टी, इफ देयर इज ए कार एट एच इन टाइम टी, और रो ऑफ एच इज इक्वल टू 0, जीरो हो जाएगी डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी देखें ना यहाँ पे क्या कह रहे हो, नंबर ऑफ कार्स ऑन द इंटरवल डिवाइडेड बाई डेल्टा एच सी, और डेल्टा एच के लिए कंडीशन है कि वो लेंथ ऑफ द कार से ज्यादा होना चाहिए। सो ये आपकी कार डेंसिटी इस तरह से हम डिफाइन करेंगे और उसी स्टेप में रहते हुए हम एज्यूम करेंगे कि दैट देयर आर नो एक्सीडेंट्स ऑन द हाईवे, ठीक है। हेंस वी कैन फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ कार कंजर्वेशन एज फॉलो। जैसे हम हीट कंजर्व करते उसकी एप्लीकेशन हम यहाँ पे हम कार कंजर्वेशन की, आपकी जितनी कार्स आ रही हैं उतनी जा रही हैं, और प्लस आपका जो फ्लो ऑफ द ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। कार कंजर्वेशन का जो लॉ है वो होगा द रेट एट विच द नंबर ऑफ कार्स ऑन द सेगमेंट ए बी इज चेंजिंग equals the rate at which they enter less the rate at which they are leaving it, ठीक है। अगर आप एक सेगमेंट ए बी लेते हैं, कोई एक आप अपने हाईवे को कट लगा देते हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं ए से बी तक, तो वहाँ पे कार कंजर्वेशन क्या होगी जी कि लॉ जो होगा वो कह रहा है कि द रेट एट विच द नंबर ऑफ कार्स ऑन द सेगमेंट इज चेंजिंग इक्वल्स द रेट एट विच दे इंटर less the rate at which they are leaving it जी। So this is your car conservation unit, is simple है। So here we define the car flux per lane rather than per unit area जी। Of course अब पहले जो हमने फ्लो की बात की थी तो उसमें हमने एरिया की बात की थी, ठीक है। अब क्योंकि हम सिर्फ एक लाइन की बात कर रहे हैं, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन वन लाइन जी, ठीक है, इन वन डायमेंशन जी। So rather than we must take flux per lane जी, तो flux क्या होगा डेंसिटी into the speed of the car जी।
इज कार स्पीड एट सेट टाइम टी डी। तो क्यू ऑफ टी यानी आपका वो कितना फ्लो जा रहा है एट सर्टन एट पॉइंट एच पे टाइम टी के ऊपर रेफरेंस है जी। तो ये आपका कार फ्लक्स आ गया जी, और ये सेम वे से डिफाइन हुआ जैसे हमने पहले इसको पढ़ा था जी। सो मॉडलिंग कंसिडर, अब जो मेजर स्टेप है अप्रॉक्सीमेशन आइडियलाइजेशन के बाद जो मेजर स्टेप है वो है मॉडलिंग का जी, ठीक है। और उसमें हम करते हैं कंसिडर अ फाइनाइट सेक्शन ऑफ द रॉड बिटवीन ए एंड बी। हम एक नॉट रॉड बट रोड, हम रोड को लेट्स से दिस इज रोड, सो इसको हम एक रोड तो हमने इन्फिनिट ले लिया, लेकिन उसमें हम एक सेगमेंट चूज कर लेते हैं ए और बी, ठीक है। और उस ए और बी सेगमेंट के ऊपर जो नंबर ऑफ कार्स हैं, the number n of cars in the time segment time t is a to b rho of xt dt। रो क्या था जी? कार डेंसिटी थी। तो आपके नंबर ऑफ कार्स एट टाइम t in time t from a to b is nothing but the integral of a to b rho of xt dt। आप अपनी जो कार डेंसिटी है इसको आप इंटीग्रेट कर दो a to b, तो आपको जो नंबर ऑफ कार्स है वो आपको मिल जाएगी कि इस टाइम सेगमेंट में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ कार्स थी, ठीक है। और मॉडलिंग ही चल रही है। हेंस द रेट ऑफ चेंज इन दिस क्वांटिटी इज, दिस इज नंबर ऑफ कार्स। तो रेट ऑफ चेंज जो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम ए टू बी, आप इसको डेरिवेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो जब इसको डेरिवेट करोगे तो जब ये इंटरवल के अंदर जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे रो डिपेंड कर रहा है एच टू टी के ऊपर, तो ऑफकोर्स फिर आपको यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये सिंपल टी का फंक्शन होता तो ये डी रो बाई डी टी हो जाना था, लेकिन अब ये पार्शियल रो बाई पार्शियल टी डी टी हो जाएगी। द रेट ऑफ चेंज मस्ट इक्वल्स द फ्लक्स ऑफ द कार्स इंटरिंग एट ए लेस द फ्लक्स ऑफ द कार एट बी जी। जैसे कार कंजर्वेशन जी, ये जो लॉ हमने पढ़ा था कि द रेट एट विच द नंबर ऑफ कार्स ऑन द सेगमेंट इज चेंजिंग इक्वल्स द रेट एट विच दे एंटर लेस द रेट एट विच दे आर लीविंग इट जी। सो ये इम्पोर्टेंट है। आपकी जो इंटरेस्ट जो है आपके उसमें जो इंटर हो रही हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो आपके पास आउट हो रही है जी, ठीक है। अदरवाइज आपका रोड जो है वो खाली हो जाएगा आफ्टर फ्यू सम टाइम्स जी। अगर आपका कार लिविंग ज़्यादा है और कार एंट्रिंग कम है तो आपका जो सेगमेंट है वो फिर आस्ते आस्ते डिक्रीज करता जाएगा जी, ठीक है। तो हम इसको क्यू ऑफ ए टी माइनस क्यू ऑफ बी टी, ये कार कंजर्वेशन लॉ के लिए इट्स नेसेसरी दैट दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी जी। भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, आप क्या देखते हो कि अगर इफ दिस इज क्यू ऑफ ए टी माइनस क्यू ऑफ बी टी, तो आप इसको लिख सकते हो कि पार्शियल क्यू एच टी और पार्शियल एक्स फ्रॉम माइनस बी टू ए जी, ठीक है। पार्शियल क्यू एच टी और पार्शियल yes minus this is your final quantity and this is your initial, so you can write this as minus b to a partial q x of t and partial x dt by fundamental theorem of calculus। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज काइंडली जाके उसको खोलें एंड देन बुक जैसे मैंने बताया। सो then we infer from above equations that इस इक्वेशन को देखें द लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ इक्वेशन से इक्वल है, तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगी। तो ये माइनस साइन है, ये ए टू बी आपके पास लिमिट है, ये बी टू ए है, तो जब आप लिमिट लेंगे ए टू बी तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट देयर इज मिस्टेक हियर, q of at minus q of pt। So okay, so there is a minor mistake, I will mention you here. It's there is no minus here basically. The reason is because this is the greater quantity q of at and this is the smaller quantity and q of bt. So without this minus sign, now this obeys the without this minus sign, this obeys the fundamental theorem of calculus,
एंड जब आप इसको इक्वल करोगे तो ये चीज़ इससे इक्वल आ जाएगी। सो बेसिकली डी एन बाई डी टी, the rate of change in number of cars in some interval time t is basically nothing but q of at minus q of pt। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है वो अपने बता रहा है फ्रॉम a to b दिस इज q पार्शियल q बाई पार्शियल x to t dx जी, ठीक है जी। और इससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो था डी एन बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू ए टू बी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी एच ऑफ टी डी टी जी, ठीक है। इसको आप इसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो दिस इज ए टू बी पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एच dx is equal to a to b, no this is b to a, partial q by partial, this is b to a, sorry this is b to a and this is a to b partial rho over partial t h of t dt। अब आप अगर इसको a की साइड पे लिख लें तो ये a to b partial rho over partial t dt is minus b to a पार्शियल q बाई पार्शियल h dx इज इक्वल टू 0 जी। तो जब आप इसको इस तरफ ले आ रहे हैं तो ये माइनस साइन हो जाएगा जी, ठीक है। माइनस बी टू ए पार्शियल q बाई पार्शियल h dx एंड अब मुझे ये भी पता है कि a टू b पार्शियल, अगर मैं इंटीग्रल साइन को चेंज करूं तो ये प्लस हो जाएगा फ्रॉम a टू b। मैं लिमिट चेंज करता हूं तो माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो माइनस इस माइनस को कन्वर्ट करके प्लस कर देगा, partial q by partial h dx is equal to 0 and now integral में कॉमन लेता हूँ तो a to b partial rho by partial t dt plus partial q by partial h dx is equal to 0 जी। So I have I arranged in this final shape जी, ये मैंने आगे लिखी हुई है। The basic part of our today's example is we consider a finite section of the rod between A and B. The number n of cars in this segment at time t is given in this equation, n of t of AB, A to B, rho of xt dHg। क्योंकि आपकी जो लिमिट्स है वो A और B जो है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और सेगमेंट dx डेल्टा एच लाइक दिस, जैसे हमने पीछे देखा। सो हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कार्स फ्रॉम ए टू बी जो है वो आपके पास है इन टाइम टी इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल ए टू बी रो ऑफ एच सी डी एच जी। सो द रेट ऑफ चेंज इन दिस क्वांटिटी इज, यू हैव टू रेट ऑफ चेंज ऑफ कोर्स आप टाइम के रेफरेंस से देखेंगे तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू ए टू बी partial rho ht over partial t dx. The rate of change must equal the flux of the cars entering at A less the flux of the car in leaving at B. Therefore, the rate of change d of number of cars with respect to time t is equal to q of at minus q of bt जी। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि this is basically conservation law जी, कार कंजर्वेशन लॉ कि आपकी जो हीट, आपकी जो कार इंटर हो रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए आपकी कार जो लीव कर रही है उस टाइम सेगमेंट में जी, ठीक है। अदरवाइज आपका जो मॉडल है वो डिक्रीज करता रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू ए टू बी, oh sorry, this is a minus sign which must not be here. So this is a to b partial q over partial q over partial h and h of t जी, ठीक है। दिस इज द फ्लक्स बेसिकली आपने इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है, सो डेरिवेटिव। और ये इस इक्वेशन से आप इस इंटीग्रल तक कैसे आए, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। देयरफॉर dn by dt is equal to q of at minus q of bt is equal to
is equal to, this minus is not here, so a to b partial q over partial x dt dx. So basically this is your fundamental theorem of integral calculus, that if you have a quantity from a to quantity b, you have the two quantities and you have the minus sign in between them, so you can interpret them as an integral from a to b partial q by partial x dx जी. ये माइनस साइन यहाँ पर सही नहीं है. सो देन वी इन्फर फ्रॉम अबाउट इक्वेशंस दैट ए टू बी, इन दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे, और ये माइनस साइन नहीं है, तो जब ये माइनस साइन इसको आप चेंज करेंगे बेसिकली फ्रॉम ए टू बी, लोड फ्रॉम आप इंटीग्रल की अपर लिमिट को लोड करेंगे और लोअर को अपर करेंगे, तो फिर एक माइनस साइन आएगा. तो उसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो a टू b कॉमन आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल t प्लस पार्शियल q और पार्शियल x dx इज इक्वल टू 0. एंड सिंस a, so I think I must tell you, because of this minus sign there is a confusion, so I must clear that confusion. So come to this, dn by dt, this is equal to number of floods at time t from a minus number of minus the floods, the cloud floods is TBG. तो इसको मैं लिख सकता हूँ by the fundamental theorem of integral calculus, ये a और b इसमें आ रहे हैं, या मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो a of t ज़्यादा आपको relevant to that उसके हिसाब से जो स्लाइड्स के ऊपर मैंने लिखा हुआ q of a t minus q of b t, एंड दिस इज इक्वल टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस बताता है कि a टू b पार्शियल q बाई पार्शियल h एंड dx. आपने इसका जो डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए. अब आप देखें कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो डेरिवेटिव है ये इस इंटीग्रल को कैंसिल आउट करेगा, और फिर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आंसर आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो एक तो ये आ जाए डी एन बाई डी टी, और दूसरा अब हमने कैलकुलेट किया हुआ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू ए टू बी पार्शियल रो ओवर पार्शियल टी डी एक्स. ठीक है, और ये रो जो है वो टॉर्क डेंसिटी थी, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया पहले. तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास आएगा ए टू बी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी डी एक्स इज इक्वल टू बी टू ए पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स, एंड ए टू बी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी माइनस बी टू ए पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0. अब मैं साइन ऑफ इंटीग्रल चेंज कर देता हूँ, ए टू बी पार्शियल रो बाई पार्शियल टी प्लस ए टू बी partial q by partial x dx is equal to 0, and this is nothing but a to b partial rho by partial t plus partial q by partial x, and this is dx is equal to 0 जी. So ये इक्वेशन यहाँ तक लाना मत सकता ड्यू टू दैट माइनस साइन विच वॉज अपीयर्ड इन दैट स्लाइड्स, जो यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया था उस स्लाइड में, उसी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी. दैट्स व्हाई आई डिड दिस होल कैलकुलेशंस फॉर यू. नाउ कम टू दी स्लाइड्स जी. सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ रही थी जो मैंने अभी भी ड्राइव भी की, partial over partial t plus partial q over partial x dx is equal to 0 a to b, और since a and b are arbitrary on that हाईवे जी, हमने कहीं से भी वो पिक किए थे और भी हमने ये नहीं कहा था कि वो किसी स्पेशल जगह से हमने लिए. वेल एक एग्जांपल भी दिया आपको, लेट्स से a is initial point and b is your in the middle of that highway, but these are arbitrary. So if they are arbitrary, then this whole thing, the integral of this integral must be 0 because the whole integral is equal to 0, and since a and b are arbitrary, so this whole integral is equal to 0 जी. partial over partial t plus partial q over partial x जी. But what is q? Q is your flux, and it is defined before. In here it is the torque density multiplied by the speed of the torque. So we just plot this value q is equal to rho of u in this equation, and we are left with the equation of continuity, partial over partial t plus partial rho u over partial x is equal to 0. This equation is the equation of continuity in one dimension.
अब यहाँ पे आप देखें कि ये इक्वेशन 8 है और अननोन 2 हैं, रो और यू 2 अननोन है और you have only one equation, so it is not possible to get a final solution from this central equation unless we provide some conditions on this कि let's say अगर हमारा रो is a function of u हो जाता है in this way, then only one unknown and one equation. if रो को हम constant ले लेते हैं तो then we are left only with u, partial u by partial x is equal to 0. so हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर करना पड़ेगा, और अगर हम रो और u को दोनों को फंक्शन ले रहे हैं एज इट इज h of t, h and t का, तो फिर हमें कुछ एडिशनल इक्वेशंस चाहिए होंगी इसको सॉल्व करने के लिए. जैसे हमें फ्लूइड मोशन में अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देते हैं तो हमें फिर नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस भी चाहिए होती हैं, ठीक है, टू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स रो एंड u. So u is equal to u of rho or find an additional equation that relates these two quantities जी. So students, आज हमारा जो लेक्चर था वो इख्तिताम पजीर हुआ. उसमें मैंने बेसिकली आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग के जो बेसिक स्टेप्स थे वो बताने की कोशिश की, और देन हमने जो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज फॉर ट्रैफिक फ्लो जी, ठीक है. तो मैथमेटिकल मॉडलिंग में हमने क्या काम किया, हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, देन व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट मैथमेटिकल मॉडल, और जो हमारे पास क्वांटिटीज आई उनको बैकग्राउंड क्या है. उसके बाद फिर हमने अप्रॉक्सीमेशन क्या होते हैं, हम कैसे लिमिटेशंस अपने मॉडल के ऊपर लगाते हैं, देन हम अपने मॉडल को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल रिलेशंस में जी, ठीक है. देन अपने उस मॉडल को वैलिडेट होना चाहिए हमारे पास, यानी वैलिडेशन बड़ी ज़रूरी है कि आपका जो मॉडल है वो आपके गिवन डेटा के साथ मैच करे. ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसकी जो डेविएशन है वो बहुत ज़्यादा हो, डेविएशन नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा, ठीक है. और फिर हमने मॉडल के डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल पढ़े थे जी, और फिर मॉडल वैलिडेशन एंड देन कंपाउंडिंग, क्या उस मॉडल की बेस के ऊपर जो आपने मॉडल बना लिया और उसे वैलिडेट भी कर लिया, वो वेरीफाई मॉडल आ रहा है आपके पास, उस वैलिडेशन ऑफ वैलिडेटेड मॉडल के साथ आप अपने उस प्रॉब्लम को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसको हम कंपाउंडिंग कहते हैं. एंड इन द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस टॉक वी डिस्कस द some physical laws which I am going to use, which the floods use today, and the heat, the torque conservation law today I used, and in the next lecture I will use the other some laws जी. लेकिन ये just मैंने 3-4 laws लिखे हैं. There are hundreds of laws which was developed in the theory of physics. So according to situation you have to go, you have to search the literature. आपको उसका जो बेसिक लॉज हैं, जो बेसिक बैकग्राउंड है वो आपको पता होना चाहिए, तब आप एक मॉडल अच्छे अंदाज से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. तो एज एन एग्जाम्पल टुडे आई जस्ट डिस्कस ओनली वन मॉडल ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन जी, and which we just saw a few minutes before. So students, कल हम इंशाल्लाह हीट इक्वेशन को, जो वेरी फेमस इक्वेशन है और जिसके ऊपर हमारा आने वाला काम भी बड़ा फोकस रहेगा, हीट इक्वेशन एंड वेव इक्वेशन एंड लेप्लास इक्वेशन, इनको हम मॉडल करने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे हम मॉडल करते हैं, एंड देन उनके ऊपर लिमिटेशन, अप्रॉक्सीमेशन, और देन कंपाउंडिंग हम उनकी कैसे कर सकते हैं, ठीक है. तो ये कुछ बेसिक आज का लेक्चर जो है, आपको थोड़ी थ्योरी थी इसमें, मैथ्स थोड़ी कम थी, लेकिन आपको आस्ता आस्ता फील हो रहा है एक्चुअली दिस इज़ द मैथमेटिक्स जी, ठीक है. और इसके साथ ही मैं आज इजाज़त चाहूँगा, और कल इंशाल्लाह जो है हम हीट इक्वेशन की मॉडलिंग के साथ मिलेंगे. सो कल तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स.